हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज का टॉपिक है हमारा साइंस। और साइंस किसके लिए? तो सीटेट वालों के लिए। उनका जनवरी में 21 जनवरी को एग्जाम है। तो साइंस के 15 प्रश्न पूछते हैं और साइंस पेडागोजी के भी 15 प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, और आज का जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो मैंने उसमें ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर लिखा है ताकि हम कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण में बनी छवि किससे गुजरती है? यानी समतल दर्पण है, उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किससे होकर गुजरती है? तो सर्व व्युत्क्रम से गुजरती है। ये आपको याद रखना है। और ये सब आपको याद कैसे होगा? तो जो हमारा सीटेट का ग्रुप है वहां पे पोल के द्वारा ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक। और जो भी और कोशिका और भोजन के घटक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा और हार्मोन से, वो मैंने वीडियो में अलग 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 कॉन्सेप्ट के द्वारा बता दिया गया है। तो वो वीडियो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो साइंस वीडियो बना हुआ है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। ठीक। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क की सांद्रता डैश की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। यानी जो सल्फाइड अयस्क है इसकी सांद्रता के लिए किस प्रोसेस के द्वारा हम इसकी सांद्रता करेंगे? तो उस प्रोसेस का नाम है फोर्थ फ्लोटेशन नाम है उसका। ठीक। तीसरा है, धात्विक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सामग्री की प्रकृति पर। ठीक। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले सामग्री की प्रकृति पर, सामग्री की बनावट पर, सामग्री के आकार पर, तो उसके नेचर पर डिपेंड करती है। किसकी? धात्विक तार की प्रतिरोधकता। यानी कोई भी धात्विक तार है तो उसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस कितना है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि वो सामग्री की प्रकृति कैसी है। ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है, आपके सिलेबस में विद्युत धारा और यानी कि करंट पढ़ना है। और हम लोगों ने डिस्कशन में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है वो भी याद कर लिया है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है वो भी याद कर लिया है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं वो भी याद हो गया है आप लोग को। तो इस लेसन से अगर ये आए तो आपको ध्यान में रखना है कि सामग्री की प्रकृति पर धात्विक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। चौथा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सिलियरी मांसपेशी। एक सिलियरी मांसपेशी होती है आंख में, वो जो है वो नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन ला देती है। ठीक। और उस नेत्र के उस मांसपेशी का नाम क्या है? तो सिलियरी मांसपेशी। आपसे नेत्र लेंस के बारे में दे देगा, नेत्र लेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, नेत्र लेंस के बारे में कुछ और एक कथन दे दिया। दूसरा दे दिया कि नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में सिलियरी मांसपेशी परिवर्तन ला देता है, या यही सिलियरी मांसपेशी नेत्र की फोकल लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये कथन सही हो जाएगा। तो आप छोटा बना के पढ़िए या बड़ा बना के पढ़िए, आपको याद ही होगा और आप सही करके आएंगे। ठीक। तो इसका नाम क्या है? सिलियरी मांसपेशी। मानव कान की श्रव्य श्रेणी कितनी है? यानी वो कितने श्रेणी तक मानव कान ध्वनि को सुन सकता है? श्रव्य माने सुनना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव ध्वनि श्रव्य श्रेणी में सुन सकता है। इसकी यही रेंज है। अगर 20,000 से ज्यादा हो गया, 30,000, तो हमारा कान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक। यानी हम कितना सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। छठा क्वेश्चन है, अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए किसका उपयोग करता है? सपोज ऐसे अमीबा है। ठीक। ये अपना आकार बदलते रहता है और ये एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा बोल रहा है अपनी नियंत्रण रेखा के लिए कि हम इतना ही में रहें या इतना में रहें। वो अपनी नियंत्रण रेखा के लिए किसका उपयोग करता है? तो स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है, ये याद रखिएगा।
7वां क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो दौरान किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? स्थिर रहेगी, घट जाएगी, अस्थिर हो जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी? तो परमाणु संख्या स्थिर रहती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो स्थिर रहती है, ये बात याद रखिएगा। एक मक्का के बीज में खाद्य में संग्रहित किया जाता है। एक मक्का के बीज में कहाँ पे खाद्य को संग्रहित किया जाता है? तो एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में खाद्य को संग्रहित किया जाता है। जाइमेज ने स्टार्च को किस में बदल दिया? यानी जाइमेज जो है वो स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? तो एक रंगहीन पदार्थ, चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ होता है। जैसे हम आलू को काटते हैं तो आलू में जो व्हाइट व्हाइट लगता है, किरकिरी जैसा चमक रहा है, वो पानी जैसा जो आलू का रस है वो स्टार्च है। तो बोल रहा है जाइमेज जो है वो स्टार्च को किस में बदलता है? तो ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक, अब है ग्लिसराइड का सैपोकिनेमस प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है? यानी ग्लिसराइड से हम सैपोनिकेमस प्राप्त करते हैं किस प्रक्रिया से? तो साबुन से, साबुन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी हम ग्लिसराइड को सैपोनिफिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साबुन मिलेगा। सोप से याद रखिएगा, सोप माने साबुन, और सैपोनिफिकेशन करेंगे ग्लिसराइड से तो उस ग्लिसराइड से हमें साबुन मिलेगा। तो ये हो गया हमारे 10 प्रश्न। 11वां प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो किया गया था 1985 में। आपसे ऑप्शन में दे सकता है गंगा एक्शन प्लान 1986 या 1990, 1965। तो याद रखिएगा 1985 में शुरू किया गया। अमीबा डैश की तरह पोषण दिखाता है। इसका पोषण किस की तरह दिखता है? तो होलोजोइक की तरह, होलोजोइक। ओके, हमारे शरीर का कौन सा अंग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है, यानी वाइब्रेट करता है? कौन सा अंग है जो ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए, सपोज हम ध्वनि मुंह से मैं बोल रहे हैं तो ये उत्पन्न करने के लिए किस अंग को वाइब्रेट करता है? तो इसका नाम है मुखर तार। मुखर तार जब वाइब्रेट होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। मुखर तार याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, एक बॉल बेयरिंग डैश घर्षण प्रदान करता है। आपके सिलेबस में घर्षण भी पढ़ना है। तो एक बॉल बेयरिंग रोलिंग घर्षण प्रदान करता है। किस तरह का घर्षण? तो रोलिंग घर्षण, यहाँ पे फील हो जाएगा। डैश को कोल्ड टॉर्च से प्राप्त किया जाता है। अब कोल्ड टॉर्च को किससे प्राप्त किया जाता है? तो नेफ्थलीन के बॉल से प्राप्त किया जाता है। नेफ्थलीन का बॉल्स क्या होता है? तो वही जो हमारे घर में वो होता है ना, फिनाइल का गोली, उसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। तो नेफ्थलीन बॉल्स को कोल्ड टॉर्च से प्राप्त किया जाता है। अगर पूछ दे नेफ्थलीन बॉल्स किससे प्राप्त होता है तो कोल्ड टॉर्च से। ये सब सामान्य जानकारी आपसे बस पूछ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। गोल्ड स्मिथ सोने को भंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यानी भंग माने उसको तोड़ देना। गोल्ड स्मिथ माने सुनार। जो सुनार है वो सोने को भंग करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो एक्वा रेजिया का उपयोग करता है, एक्वा रेजिया। अब ये सारा चीज याद कैसे होगा? तो पोल के द्वारा याद हो जाएगा सीटेट वाले ग्रुप में। एक पशु कोशिका में मौजूद नहीं है। पशु कोशिका में क्या मौजूद नहीं है? तो सेल वाल। सेल वाल की जगह आपसे बोल सकता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सपोज ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है। ये है पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका, एनिमल सेल, और ये है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जो बाहरी आवरण है ये कोशिका भित्ति से बना होता है, सेल वॉल से बना होता है। और जो जंतु कोशिका है यानी हम लोग का ये जो बाहरी परत है ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली।
यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। तो ये कह रहा है कि एक पशु कोशिका में क्या मौजूद नहीं होता, तो ये सेल वॉल मौजूद नहीं होता। अगर किसी भी पेड़ को आप छूते हैं तो कड़ा लगता है। क्यों कड़ा लगता है? क्योंकि उसका ऊपरी जो बाहरी परत है वो सेल वॉल है, और सेल वॉल कड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज से बनता है। जो सेलुलोज से बनता है वो पदार्थ कड़ा होता है। तो अगर पूछता है जंतु कोशिका में क्या मौजूद नहीं है, तो कोशिका भित्ति मौजूद नहीं है, और हमारा स्किन सॉफ्ट है। तो ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली से बना है। तो हम लोग जंतु कोशिका हैं। अब पूछ रहा है श्वास नली में वायु मार्ग और भोजन मार्ग में सुनिश्चित करता है कौन? तो एक यहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस होता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? सपोज हम सांस भी ले रहे हैं और भोजन मार्ग, खाना भी खा रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमें सरक जाता है या हमें खांसी आने लगता है। तो क्या होता है, एक ऐसे अगर जो नली है तो एक एपिग्लोटिस होता है। तो हम खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है, बंद कर देता है। एक ढक्कन जैसा होता है। अगर इसमें गलती से चावल या कुछ चला गया तो यही हमें खांसी आने लगता है। ठीक, तो ये एपिग्लोटिस एक संरचना है। तो वही बोल रहा है कि श्वास नली में वायु मार्ग और भोजन मार्ग को सुनिश्चित करता है कौन? तो एपिग्लोटिस। ओके, डैश केवल पशु कोशिका में मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने जो प्लांट सेल बनाया, ये कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारा चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है, ये सारी चीजें हैं। तो बोल रहा है क्या जो है वो सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी हमारे अंदर, हमारे जैसे एनिमल सेल में पाया जाएगा। हम भी एनिमल सेल में आते हैं, प्लांट सेल में नहीं। तो जो सेंट्रोसोम है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये याद रखिएगा कि पशु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता और पशु कोशिका में सिर्फ सेंट्रोसोम होता है। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता। तो ये सेंट्रोसोम को याद रखना है। अब बोल रहा है खिलाड़ी स्पाइक वाले जूते का उपयोग करते हैं किस लिए? तो घर्षण बढ़ाने के लिए। जितना घर्षण नहीं होगा तो वो फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे। तो खिलाड़ी स्पाइक वाले जूते का उपयोग क्यों करते हैं? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो ये रहा हमारा 20 सवाल, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट वाले ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लिंक ग्रुप में आ जाइएगा और इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और इसी तरह का और 3 वीडियो आएगा जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, और हमने डिस्कशन में बहुत सारे जो भी हमारा सिलेबस है उसको हमने अच्छे से कर लिया है। तो जो 3rd वीडियो आएगा, वो 3rd वीडियो में हमने जो भी डिस्कशन में पढ़ा है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी साइंस की। और जब आपका टेस्ट होगा दिसंबर, ये आपका 16 जनवरी को मैं टेस्ट लूंगी। 16 जनवरी को आपका साइंस का टेस्ट होगा, जिसमें 15 साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और 15 साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए तैयार रहिएगा अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों को, और बताएं कि सीटेट के लिए या फिर ये साइंस का जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हेडिंग में सीटेट लिखा है तो सिर्फ सीटेट वालों का ही फायदा होगा, ये बीपीएससी में भी फायदा करेगा, दरोगा में भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।